नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बात ईरान की उस खबर के बारे में बात करेंगे जिसने खामेनेई को टेंशन में डाल दिया है। ईरान की सरकार को परेशान कर दिया है क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हुई। नारेबाजी की गूंज से ईरान परेशान है और अंदेशा यह जताया जा रहा है कि क्या ये हल्ला बोल ईरान में आने वाले दिनों के संकट की गूंज है जो सुनाई दे रही है। ईरान में खामेनेई पर मंडराते मौत का सच। ईरान पर आसमान से बमबारी होगी। ईरान पर समुद्र से हमला होगा। या ईरान पर मिसाइल चलेगी। वो कौन सा हथियार होगा जिससे तेहरान पर हमला होगा? वो कौन सा हथियार होगा जिससे खामेनेई पर प्रहार होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि खामेनेई की मौत की प्लानिंग आखिर कौन बना रहा है? क्या तेहरान में ही खामेनेई का कोई विरोधी मौजूद है जो खुलेआम नारेबाजी कर रहा है? खामेनेई के खिलाफ उसने हल्ला बोल दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, वीडियो को गौर से सुनिए। खामेनेई के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है। मौत की नारेबाजी ये तब हुआ जब इस्लामिक रिपब्लिक की सालगिरह मनाई जा रही थी। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कोई और नहीं बल्कि ईरान के लोग कर रहे थे, और वो भी खामेनेई की मौत की नारेबाजी। ईरान से उठ रही इन आवाजों से किस तरह सवाल उठ रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। सवाल ये कि क्या ईरान की जनता सड़कों पर उतरेगी? सवाल ये कि क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? सवाल ये भी है कि खामेनेई को क्या सर्वोच्च लीडर की पदवी छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ महीनों से घटनाक्रम बदल रहे हैं, उसकी वजह से ईरान पर खतरा मंडराने लगा है। खासकर ईरान की आवाम अब ईरान के सर्वोच्च लीडर के खिलाफ हो गई है। जिस तरह से नारेबाजी हुई वो ईरान में आने वाले तूफान का अंदेशा है। अमेरिका के एक बड़े पूर्व अफसर की ओर से कहा गया कि ईरान का जो शासन वर्तमान में चल रहा है उसके दिन बस गिने चुने बचे हैं। अमेरिकी राज्य विभाग के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि सीरिया में असद शासन के पतन के बाद ईरान के लोग भी अब अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। वो जुल्म के खिलाफ उठेंगे और 1 साल के अंदर ईरान में एक बड़ा बदलाव। अमेरिका के पूर्व अफसर ने ये बात करीब 1 महीना पहले कही थी और अब ईरान में कुछ वैसा ही हो रहा है। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है।
अमेरिका भी यही चाहता है कि वहां की जनता ईरान की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे। ईरान पर बमबारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर रोकना अमेरिका और इजराइल का मकसद है। इसके लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इजराइल को सीधे सपोर्ट करके ईरान पर बमबारी का फैसला ट्रंप के लिए भी आसान नहीं होगा। लिहाजा ट्रंप की टीम ईरान में सीन बदलने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो टीम है उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। इनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा देता है और उसी में से एक हैं बिल्डर स्टीवन विटकॉफ। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का प्रभारी बनाया है। विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया था। तो जाहिर है कि ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी, जिससे ईरान और खामेनेई के खेमे में टेंशन हाई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। मंशा साफ है कि किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज किया जाए और इसके लिए बाकायदा प्लान भी बना लिया गया है। ईरान पर दबाव बनाकर ट्रंप अपनी शर्तों के जरिए झुकाना चाहते हैं उसे। ईरान में बगावत भड़काना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली की सरकार बनाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं ट्रंप। प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना भी ट्रंप का मकसद है और ईरान को आर्थिक रूप से भी ट्रंप कमजोर करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल ईरान पर हमला करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से अब कंट्री में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है और इसीलिए माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग से बचने के उपायों पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के जरिए झुकाने के लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। दरअसल ट्रंप के सलाहकारों का मानना है कि ईरान की स्थिति उनके पिछले कार्यकाल से काफी बदली है। इस वजह से उसके प्रॉक्सी संगठन, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और हमास है, इन प्रॉक्सी संगठनों का ईरान खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ट्रंप की कोशिश है कि प्रॉक्सी को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इजराइल ने ईरान के पिट्ठुओं की हालत इस तरह से खराब कर दी कि वो सांसें तक नहीं ले पा रहे हैं। उधर अमेरिका अब आतंक के ऑक्टोपस की लाइफलाइन को काटने में जुट गया है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान है। अगर आपको हथियार खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और अगर आपको कोई भी जरूरी सामान खरीदना होगा तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। लिहाजा अगर कोई भी मुल्क दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर चलना पड़ेगा, और अगर किसी देश की कमर तोड़नी है तो उसको सामरिक चोट से पहले आर्थिक चोट दो। अमेरिका भी ईरान के लिए यही रणनीति बना रहा है और ट्रंप का प्लान है ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना, जिससे ईरान की हालत खस्ता हो जाए, लोग रोजी रोटी के लिए भी मोहताज होने लगे, जनता ही इसके बाद मौजूदा ईरानी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दे। ट्रंप का प्लान है कि ईरान पर इतना आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाए कि उसकी सांसें उखड़ जाएं, खामेनेई के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे, जनता रोटी कपड़े के लिए सड़कों पर हो और तख्ता पलट हो जाए। वो आर्थिक रूप से ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। पूरी इकोनॉमी कच्चे तेल पर डिपेंड है और ट्रंप आने वाले दिनों में तेल वाला खेल करना चाहते हैं। ईरान दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादन का करीब आधा तेल निर्यात करता है ईरान, और मौजूदा वक्त में ईरान रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। मतलब ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। रिपोर्ट की माने तो ट्रंप ईरान के इसी आर्थिक स्रोत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। पहले कार्यकाल में ट्रंप एक तरफा रूप से ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौते से हट गए और बाद में तेहरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए।
उन्होंने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का भी आदेश दिया। कासिम सुलेमानी ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी ऑपरेशन शाखा कुद्स फोर्स का नेतृत्व किया था। ट्रंप ने अपने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तेल निर्यात प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं करने की नीति ने ही वॉशिंगटन को कमजोर किया है और इसका फायदा सीधे ईरान को हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने प्लान बना लिया है कि ईरान के तेल वाले खेल को ही डिरेल कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ईरान से कौन कौन से देश तेल खरीदते हैं। तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर ही निर्भर करती है और तेल बेचकर ही ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी शक्ति दुनिया को दिखाता है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान करीब 17 देशों को तेल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें किन किन देशों को तेल बेचता है ईरान वो जान लेते हैं। कुल 17 देश हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर चीन का आता है। तो चीन को भी तेल बेचा जाता है और सबसे बड़ा जो खरीदार है वो चीन है। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है, भारत को भी ईरान तेल बेचता है। उसके बाद तीसरी खपत जो होती है वो जापान में होती है, जापान को भी तेल बेचा जाता है। कुल 17 देश और इस फहरिस्त में दक्षिण कोरिया भी चौथे नंबर पर आता है। ये वो तमाम देश हैं जो ईरान से तेल खरीदते हैं। ग्रीस, स्पेन भी इसी फहरिस्त में शुमार है। इसके बाद इटली का नंबर आता है। उसके बाद यूरोप के कई देश हैं जिन्हें ईरान कच्चा तेल बेचता है। तो ये वो तमाम देश हैं जिनसे इकोनॉमी जो है वो ईरान की चलती है, क्योंकि इन तमाम देशों को वो कच्चा तेल डिलीवर करता है। रजा पहलवी का ये बयान उस वक्त आया था जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की इजराइल कब्र खोद रहा था। तब रजा पहलवी ने ईरान के लोगों के लिए ये बयान जारी किया था। रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। सन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो वहाँ के राजा को जान बचाकर भागना पड़ा। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान काफी मॉडर्न देश था। यहाँ की महिलाएं बिना बुर्के के घूमती थीं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थीं। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। रजा पहलवी अब फिर से ईरान में वो सुनहरा दौर लौटाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट भी चाहते हैं। रजा पहलवी कौन हैं, आइए पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल रजा पहलवी ईरान के राजा मोहम्मद रजा पहलवी की दूसरी संतान है। रजा पहलवी वर्तमान समय में पहलवी घराने के वारिस हैं। अमेरिका में रहते हैं रजा पहलवी। अमेरिका में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान की स्थापना उन्होंने की। ईरान की इस्लामिक सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं और पिता की मौत के बाद इन्होंने खुद को शहंशाह घोषित कर दिया। जो नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है उसमें इंडिकेटर्स ये दिए गए हैं कि शायद वहां पर तख्ता पलट करके बिना किसी लड़ाई के एक वैसी सिचुएशन आ जाए जहां पुराने राजा के बेटे को एक वापस मोनार्की के तौर पर इंस्टॉल किया जाए, जो कि एक तरीके से पपेट गवर्नमेंट होगी एज फार एज यूएस इज कंसर्न। ये सिचुएशन अपने आप में बिल्कुल बनती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। देखना सिर्फ यह है कि क्या पब्लिक उसका साथ देगी। हालांकि पब्लिक में भी एक इंडिकेटर डेफिनेटली मिल रहा है कि लोग तंग हैं खमेनी से, लोग अपनी गरीबी से परेशान हैं, लोग ईरान में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा परेशान है। सोसाइटी अपने आप में गिरती चली जा रही है। खमेनी चाहे कितना भी ऐश मार लें, लेकिन पब्लिक सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। ट्रंप से रजा पहलवी को बड़ी उम्मीद है। अमेरिका भी पहलवी और उनके चाहने वाले लोगों के सपोर्ट के जरिए ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है। इससे रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपकर ईरान को कंट्रोल भी किया जा सकेगा। लेकिन क्या ये वाकई में इतना आसान होगा? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि ईरान की मंशा क्लियर है। वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर मुल्क बनना चाहता है और जब तक अमेरिका उस पर दबाव बनाए हुए है तब तक वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका सकेगा। बहरहाल मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है। सवाल यही है कि क्या 2025 में ईरान में भी वही होगा जो सीरिया में हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।